प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी को असम में हो रहे खेलो इंडिया गेम्स के लिए अपने संबोधन के दौरान दावा किया कि मौजूदा सरकार के शासन में नई संभावनाओं का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। उन्होंने आगाह कहा कि खेलों के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। हमारे देश में ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप तक खिलाड़ियों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है। इस साल रिकॉर्ड 3,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो एशियन गेम्स में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज दुनिया उस भारत को देख रही है जो पूरी दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सकता है। साथियों, खेलो इंडिया हो, टॉप्स हो या ऐसे अन्य अभियान हो, आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। इस वर्ष खेलों के लिए रिकॉर्ड 3,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हमने देश के स्पोर्टिंग टैलेंट को साइंटिफिक केंद्र द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का प्रस्ताव लाने के बाद किसान नेताओं ने 19 फरवरी को प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि चर्चा के बाद मंचों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दोनों मंचों की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि आप विश्लेषण करेंगे तो सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार 1.75 करोड़ रुपए का पाम ऑयल बाहर से आयात करती है, जिसमें आम जनता को बीमारी भी होती है। अगर यह पैसा दिया जाए, उन्होंने कहा, देश के किसानों को तिलहन की फसल उगाने के लिए एमएसपी की घोषणा हो जाती है तो उस पैसे का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। यह किसानों के पक्ष में नहीं है, हम इसे खारिज करते हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि देश के किसानों को लूटा जाता रहेगा। यह स्वीकार्य नहीं है। जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूं, देखिए, हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है। फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 19 फरवरी को केंद्रीय एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी राजनीतिक प्रेरणा से काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जिस तरह से ईडी अरविंद केजरीवाल पर हावी होने की कोशिश कर रही है, उससे पता चलता है कि वह राजनीतिक प्रेरणा से काम कर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की जा रही है और विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इस तरह से शर्मनाक हरकतें की जा रही है। ईडी, सीबीआई और आईटी ने घुटनों टेक दिए हैं सरकार के सामने। हम आने वाले समय में इसे चुनौती देंगे। हमारी सरकार आते ही इन एजेंसियों की स्वतंत्रता बहाल की जाएगी। सरकार पर निर्भरता के कारण एजेंसियां एक राजनीतिक टूल किट बन गई है और हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे जिस तरीके से ईडी हावी हो रहा है, दिखाता है कि ईडी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के अंतर्गत काम कर रहा है। कोई ईडी से पूछे अशोक चौहान जी के मामलों का क्या हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कोई ईडी से पूछे अजीत पवार जी के मामलों का क्या हुआ। कोई ईडी से पूछे नारायण राणे जी के मामलों का क्या हुआ। जिस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम हो रहा है और ऑपोजिशन के लोगों को इस तरीके से तंग किया जा रहा है। आपको याद होगा संजय राउत जी को भी ऐसी हिरासत में लिया था और जब उनकी बेल हियरिंग हुई थी, बिल्कुल वहाँ की कोर्ट ने डिसमिस करते हुए कहा था और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप जो कर रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम है। एक सिविल केस को आप क्रिमिनल केस करने की कोशिश करें क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल हस्ती को जेल में डालना है। तो इस तरीके से जो शर्मनाक काम हो रहे हैं, ईडी, आईटी और मैं कहूँगी सीबीआई अपने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं सरकार की तरफ, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में इसको भी हम चैलेंज करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो इंडिपेंडेंस थी इन एजेंसीज को, उनको वापस बरकरार करेंगे। ये जो डिपेंडेंस होता है सरकार पे, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल टूल किट बन जाती हैं ये एजेंसीज, उसको खत्म करने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 19 फरवरी को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री योजना का शुभारंभ में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया संवाददाताओं को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत की नई पीढ़ी को शीर्ष पर रखना पीएम का सपना है। उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए पीएम की सराहना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का सपना भारत की नई पीढ़ी को दुनिया में शीर्ष पर रखना है। इसलिए 3 दशकों के बाद एक नई शिक्षा नीति आई है, 2020 में लागू किया गया है, जिसके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई और एक योजना भी बनाई गई है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है भारत की नई पीढ़ी को दुनिया से सबसे ऊपर रखने के लिए। इसलिए लगभग 3 दशक के बाद, 34 साल के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया। सिर्फ उसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट माना नहीं गया, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आर्थिक व्यवस्था भी किया गया, उसके लिए योजना भी बनाई गई। उसी के तहत प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM-श्री देश में 14,500 स्कूल्स एग्जाम्पलर स्कूल बनने वाले हैं, आदर्श स्कूल बनने वाले हैं। उनमें से 6,000 स्कूल्स का फर्स्ट पेज पे लोकार्पित हो गया है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रायोरिटी पिछले सरकार की अलग, उन्होंने उसको अनदेखा किया था। जब ही आदरणीय विष्णुदेव साय जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ब्रिजमोहन जी स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व में रहे, तब हम लोगों की तुरंत केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 23 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दे दी है। मंजूरी पाने वाले सभी प्रतिष्ठानों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार उन पर कड़ी निगरानी रखेगी ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। बयान के मुताबिक ये प्रतिष्ठान वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार या व्यावसायिक श्रेणियों से संबंधित है। हाल के वर्ष में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 699 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को दिन के 24 घंटे चालू रहने की अनुमति दी है।
आगामी लोकसभा चुनाव में सपा से टिकट मिलने के बाद अफजल अंसारी को बयान आया है। अफजल ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और अपनी जीत का दावा किया है। अफजल का कहना है कि इस बार भी हम जीतेंगे और इतिहास रचेंगे। अफजल के भाई और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इस जेल में बंद है। उन्होंने आगे कहा, मुझे सरकारी मशीनरी जरिए लूट लिया गया है। इस बार चुनाव लड़ने के लिए बाप दादाओं की जमीन बेचकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ मोदी नहीं चलेगा। अफजल का कहना था कि यहाँ गरीब जनता मेरे साथ देगी। उन्होंने कहा, राम मंदिर सबके आस्था का प्रतीक है। राम पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन राम के नाम का फायदा उनको नहीं मिलेगा। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने ही उनके जीवन और चारित्र को आकार दिया था, लेकिन कुछ लोग यह श्रेय अन्य व्यक्तियों को देने की जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 17वीं सदी के योद्धा के जीवन और चारित्र को आकार देने के लिए समर्थ रामदास स्वामी भी सराहना करने के कुछ दिन बाद यह बात कही। एनएसपी के नेता शरद पवार ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को आकार देने का श्रेय किसी और को देते थे। हालांकि तथ्य यह है कि महाराज के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उनकी मां राजमाता जीजाबाई थी। शरद पवार ने कहा कि शिवाजी महाराज के गुरुओं के बारे में जानबूझकर गलतफहमी पैदा करने के लिए गए प्रयासों से बचना चाहिए। मेयर चुनाव तब विवादों में आ गया जब मही से आप कांग्रेस गठबंधन के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बसपा उम्मीदवार की जीत हुई। विपक्ष ने अधिकारी पर मतपत्रों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है कि जबकि आपके 3 पार्षद बसपा में शामिल हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिस पर अवैध घोषित किए गए 8 मतपत्रों को विकृत करने का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बसपा के मनोज सोनकर की जीत हुई। पीटीआई ने रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले से यहाँ सभी मतपत्र विकृत कर दिए गए थे। मैं बस उन्हें चिन्हित कर रहा था। वहाँ इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें देख रहा था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण कार्य शुरू करने से पहले मूसी नदी की सफाई शुरू करने का निर्देश दिया और 3 महीने के भीतर नदी तट विकास कार्य शुरू करने पर जोर दिया। नानक्रमगुड़ा में HMDA अधिकारियों के साथ रिवर फ्रंट विकास की समीक्षा बैठक में रेवंत रेड्डी ने मूसी के स्थान संकेच और इसकी सीमाओं और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का जायजा लिया। अधिकारियों को विकास योजना इस तरह से तैयार करने का निर्देश दिया कि ऐतिहासिक संरचनाएं जैसे कि चारमीनार और तारामती बरादरी नदी के किनारे जुड़े हुए हैं। उन्होंने तेजी से निष्पादन के लिए कार्यों का आपस में बांटने का सुझाव दिया। टीएमसी सुप्रीमो ने बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में अंतक की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया। यह दावा करने के एक दिन बाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला केंद्र उनके राज्य के लोगों के आधार कार्डों का निष्क्रिय कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर इसके पीछे का कारण जानना चाहा। आधार कार्ड का अचानक गंभीर और अंधाधुंध निष्कासन कारण मैं आपस में ऐसे कदम का कारण जानना चाहूँगा। क्या यह सिर्फ पात्र लाभार्थियों के वांछित करने के लिए है या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर लोगों के बीच दहशत की स्थिति पैदा करने के लिए है? बनर्जी ने पीएम मोदी से पूछा है।